Assalamu alaikum, my dear students. My name is Mohammad Rahil Sabar, your biology tutor for grade 12. तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज़ जीन लिंकेज। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह मल्टीपल जीन जो हैं वो एक क्रोमोसोम्स के ऊपर ग्रुप की फॉर्म में होते हैं। फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स हैं और कितने जीन्स हैं और वो जीन्स कितने हमारी बॉडी में ग्रुप्स बना रहे हैं जिन्हें जीन लिंकेज ग्रुप कहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ जीन लिंकेज। अगर हम जीन लिंकेज की बात करें तो हमारे पास एक करैक्टर हमने डिस्कस किया था, वो था लोकस। और लोकस के बारे में हमने कहा था कि पोजीशन ऑफ अ जीन, एक जीन की पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? लोकस बोलते हैं। सपोज कीजिए ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है, ये लीजिए, ये एक क्रोमोसोम है। मैं यहाँ पर डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट जीन बना देता हूँ। ये देखिए जी, ये मेरे पास कुछ जीन्स हैं। ये मेरे पास है जी जीन ए, ये है बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। ये कुछ मेरे पास जीन्स हैं जो एक क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद हैं। अब ये जो मेरे पास ए जीन है, ये ए जीन का लोकस है, तो मैं इसे बोलूँगा लोकस ऑफ ए। तो इसी तरह ये मेरे पास होगा लोकस ऑफ बी, तो इसी तरह ये मेरे पास होगा लोकस ऑफ एच एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीन की एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है क्रोमोसोम के ऊपर, और क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो जीन्स, जितने भी जीन्स हैं वो हर एक स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर लोकेट कर रहे होते हैं। उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? लोकस बोलते हैं। जबकि वो एबिलिटी ऑफ जीन टू स्टे एट क्रोमोसोम at a position called as linkage। अब क्या वजह है कि जीन ए जो है वो इसी जगह पे ही होगा, आगे पीछे नहीं होगा? क्या वजह है कि जीन बी इसी जगह पे रहेगा, आगे पीछे नहीं होगा? तो जीन का क्रोमोसोम के ऊपर एक फिक्स लोकेशन के ऊपर लोकेट रहना, आगे पीछे ना होना, इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? जीन लिंकेज बोलते हैं। अब हमें मालूम है कि हमारी बॉडी में वी हैव, एक अंदाजे के मुताबिक 25,000 जीन्स, और एक अंदाजे के मुताबिक वी हैव 30,000 जीन्स। तो हमारी बॉडी में 25,000 या 30,000 जीन्स हैं। सपोज मैं 30,000 जीन्स की बात करता हूँ, तो हमारी बॉडी में 30,000 जीन हैं। लेकिन जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स नंबर वो हमारे पास है 46। तो क्रोमोसोम्स की तादाद सिर्फ और सिर्फ क्या है? 46। जबकि हमारे पास जीन्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे दो कंक्लूजन्स जो हैं वो बना सकते हैं, दो कंक्लूजन्स निकलती हैं। नंबर वन, नो वन जीन ऑन वन क्रोमोसोम।
इसकी बजाय मल्टीपल जीन्स ऑन ईच क्रोमोसोम्स। तो यहां पे हमारे पास कंक्लूजन ये निकली कि एक क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन नहीं होगा, बल्कि एक क्रोमोसोम के ऊपर हमारे पास कई जीन्स होंगे। तो 30,000 अगर हमारे पास जीन्स हैं तो एक क्रोमोसोम के हिस्से में तकरीबन जो है वो सैकड़ों की तादाद में क्या आते हैं, जीन्स आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक क्रोमोसोम में एक वक्त में कई जीन्स होंगे। अब जब कई जीन्स होंगे तो वो सारे जीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर एक फिक्स पोजीशन पे अटैच होंगे। सो जब कई क्रोमोसोम फिक्स पोजीशन पे अटैच होंगे तो इसे हम कहते हैं प्रेजेंस ऑफ all genes together on a single chromosome। एक सिंगल क्रोमोसोम के ऊपर कई जीन्स का इकट्ठा पाया जाना कहलाता है जीन लिंकेज। इसे जीन लिंकेज कहते हैं। जैसे हर एक जीन जो जुड़ा होगा वो होगा हमारे पास एक लिंक्ड ट्रेट। तो ये हमारे पास जो है ओवरऑल ये हमारे पास क्या कहलाएगी, जीन लिंकेज। अब जब ये सारे जीन्स जो हैं यानी एक क्रोमोसोम के ऊपर कई जीन्स हैं, सो ऑल दीज जीन्स which are present on single chromosome वो क्या करेंगे, मेक अ ग्रुप। वो मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप के लिए हम टर्म यूज करते हैं, इट्स दी जीन लिंकेज, कि ये जीन लिंकेज है और साथ हमने वर्ड लिख देना है ग्रुप। सो हमारे पास ये होगा जीन लिंकेज ग्रुप। तो जब सारे क्रोमोसोम्स जो हैं इकट्ठे हम कंसीडर करें तो मल्टीपल हमारे पास क्या होंगे, जीन लिंकेज ग्रुप। और एक अगर हम क्रोमोसोम के लिहाज से देखें तो एक क्रोमोसोम के ऊपर जब कई जीन्स इकट्ठे मौजूद होंगे तो हम एक क्रोमोसोम के तमाम जीन्स के ग्रुप को हम बोलते हैं जीन लिंकेज ग्रुप। अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी में जीन लिंकेज ग्रुप है कितने, तो याद रखिएगा कि हमारी बॉडी में जीन लिंकेज ग्रुप जो हैं, लिंकेज ग्रुप इक्वल्स टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो जितने हमारी बॉडी में होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे उतने हमारी बॉडी में जीन लिंकेज ग्रुप होंगे। मिसाल के तौर पे ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो इन 46 क्रोमोसोम्स के अगर हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स बनाएं तो 23 पेयर बनते हैं। 23 पेयर्स बनते हैं। तो जब ये 23 पेयर्स बनते हैं तो इन 23 पेयर्स की बिहाफ पे हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में 23 जीन लिंकेज ग्रुप्स हैं, क्योंकि हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम ही जो है वो 23 हैं। अब 23 इसलिए क्योंकि आपके पास जो एक होमोलोग के ऊपर जीन्स होते हैं वही जीन्स जो हैं वो दूसरे होमोलोग के ऊपर मौजूद होते हैं।
यानी जीन्स क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अलील्स डिफरेंट हों, लेकिन जीन्स हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल के लिहाज से जीन लिंकेज ग्रुप को डिफाइन करें तो हमारे पास हीमोफीलिया, हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस, और गाउट। ये हमारे पास कुछ डिजीज़ हैं और ये पाई जाती हैं ऑन एक्स क्रोमोसोम। जब ये एक्स क्रोमोसोम पे है तो इनके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं जो कि है एक्स लिंक्ड ट्रेट। एक्स लिंक्ड ट्रेट, क्योंकि एक्स हमारे पास जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं सेक्स लिंक्ड ट्रेट। तो हमारे पास हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, गाउट, ये तीनों की तीनों जो हैं ये बेसिकली हमारे पास शामिल हैं, डिजीज़ हैं बेसिकली ये, और ये हेरिडिटरी डिसीज़ हैं। इनके जो जीन्स होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं एक्स लिंक्ड ट्रेट। इन्हीं को हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड ट्रेट। और ये जो ट्रेट होते हैं ये बड़ी आसानी के साथ एक ऑफस्प्रिंग से, यानी पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग में बड़ी आसानी के साथ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये सारे के सारे एक ही जीन लिंकेज ग्रुप का पार्ट हैं, यानी ये सारे इकट्ठे जो हैं वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें ल्यूकीमिया, एनीमिया, और एल्बिनिज्म, ये जो हमारे पास जीन्स हैं these are also present on same chromosome, present on chromosome number 11। तो ये भी हमारे पास एक ही जीन लिंकेज ग्रुप के क्या हैं जी, पार्ट हैं। तो इस तरह हमारे पास बेशुमार जीन एक ही क्रोमोसोम पे इकट्ठे मौजूद होते हैं। एक बात याद रखिएगा, वो जीन्स विच आर क्लोजली लिंक्ड, those genes which are closely linked they will never ever follow क्या जी, मेंडल्स लॉ। वो मेंडल्स लॉ को जो है वो फॉलो नहीं करते। अब मेंडल्स लॉ में कौन सा लॉ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी उनकी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होती, उनकी हमेशा डिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है, यानी दे विल इनहेरिट टुगेदर। तो यहाँ पे जब वो फॉलो नहीं करेंगे सो दे विल इनहेरिट टुगेदर। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मेरे पास ये ए और बी, ये दो क्लोजली लिंक्ड जीन है। जब ये क्लोजली लिंक्ड जीन है तो ए का बी से सेपरेट होने का चांस बहुत ज़्यादा कम है। अब अगर मैं बात करूं ए की विद रिस्पेक्ट टू आई, तो यहाँ पे
इनके सेग्रीगेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, इनके इनहेरिट टुगेदर के चांसेस बहुत कम है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो क्रॉसिंग ओवर में इनके एक्सचेंज होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन जो जीन्स बहुत क्लोज होते हैं उनके जो है वो सेग्रीगेट होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो वो कभी भी इंडिपेंडेंटली सेपरेट नहीं होंगे, बल्कि वो डिपेंडेंटली जो है वो सेपरेट होंगे। जब वो डिपेंडेंटली होंगे, वो सेपरेट नहीं होंगे, देन दे विल इनहेरिट टुगेदर। तो इसलिए जब भी लिंकेज का फिनोमेना आ जाता है, जब भी ये कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो याद रखिएगा जो मेंडल्स लॉ हैं वो जीन लिंकेज के ऊपर अप्लाई नहीं होते। इसलिए तो हम इस बात को कंसीडर करते हैं कि मेंडल जो था वो बहुत खुशकिस्मत था, क्योंकि उसने जो 7 ट्रेट्स डिस्कस किए थे, उनके जो जीन्स थे देवर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वो दूर दूर थे या फिर वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर थे, जिसकी वजह से वो आसानी के साथ सेग्रीगेट भी हो रहे थे और वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के रूल को भी फॉलो कर रहे थे। हाँ, अगर वो एक नया ट्रेड ले लेता, सपोज वो 8वां ट्रेड ले लेता, क्योंकि टोटल हमारे पास पी के अंदर 7 क्रोमोसोम्स हैं और 7 ट्रेड्स उसने डिस्कस किए थे जो कि अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर थे या बहुत ज़्यादा दूर थे। अगर वो कोई 8वां ट्रेड भी डिस्कस कर लेता तो कोई 8वां क्रोमोसोम तो होना नहीं था। इसका मतलब वो ट्रेड इन्हीं क्रोमोसोम के ऊपर होगा, वो जीन इन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर होगा, और माइट भी पॉसिबल वो पहले वाले किसी ट्रेड के पास होगा। तो तब उसने जो था वो इसके लॉज को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना था। तो इसलिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो मेंडल्स था, मेंडल्स के जो लॉ थे, और मेंडल खुद जो था वो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत था कि उसने जो करैक्टरिस्टिक्स लिए थे उनमें लिंकेज का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा था। तो इस तरह इस लेक्चर में हमने जीन लिंकेज के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया। अगर हम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जीन लिंकेज जो है इटसेल्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसमें से अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन हमारे पास जो है जीन लिंकेज ग्रुप की और जीन लिंकेज की, ये दोनों जो हैं वो सेपरेटली शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये आपने अच्छे से जो है वो लर्न करनी है। हमारी बॉडी में कितने जीन लिंकेज ग्रुप हैं, ये पॉइंट आपको एमसीक्यू के तौर पे आना चाहिए, ये आपको याद रखना है। ये जो तीनों डिजीज़ हैं ये एक्स लिंक्ड हैं, ये भी आपको जो है वो एमसीक्यू के पॉइंट के तौर पे याद रखना है। ये तीनों डिजीज़ जो हैं ये 11 क्रोमोसोम के ऊपर हैं, जो कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहलाता है। ये ऑटोसोमल लिंक्ड, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑटोसोमल लिंक्ड ट्रेट्स हैं। तो ये आपको जो है इसका भी पता होना चाहिए एमसीक्यू के तौर पे। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि मेंडल्स के जो लॉ हैं वो जीन लिंकेज के ऊपर अप्लाई नहीं होते। तो ये भी पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए फॉर एमसीक्यू। तो इस तरह ये लेक्चर कंप्लीट हुआ, जिसमें मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे और एमसीक्यू के तौर पे जो पॉइंट बनते हैं वो अच्छी तरह से डिफ़ाइन कर दिए। सो होप सो आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।